Hello friends. Now we have to study about the average fixed cost. Average fixed cost is the cost of per unit of output. यानी जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको टोटल फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट मिलेगा. बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ अ फिल्म विथ प्रोडक्शन यूनिट वी गेट एवरेज फिक्स कॉस्ट. तो यहाँ पे दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट. यहाँ पे हमें जो भी टोटल प्रोडक्शन है उसको टोटल फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें ए एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी डिवाइडेड बाई टी पी. टी पी मीन्स टोटल प्रोडक्शन, ए एफ सी मीन्स एवरेज फिक्स cost. AC means average, AFC means average fixed cost, TFC means total fixed cost, and TP means total production. तो ये है फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लेंगे कि 50,000 टोटल फिक्स कॉस्ट है और 1000 यूनिट यहाँ पे हमारे पास है. 50,000 डिवाइडेड बाई 1000 यूनिट, तो ₹50 जो है वो हमारे पास आएगा इसका आंसर. तो वो हो जाता है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट. व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग मोर यूनिट्स, देयरफॉर द with the increase of production average fixed cost decrease, and therefore average fixed cost curve is a downward sloping curve. तो यहाँ पे जो हमें पता चल रहा है वो क्या पता चला है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो वैसे वैसे जो फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन के बीच में डिवाइड होता जाता है. इसलिए वहाँ पे जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है वो कम होता जाता है. जैसे यहाँ पे 10 यूनिट है तो फिक्स कॉस्ट 100 ही रहेगा. फिक्स कॉस्ट तो हमें पता है कि वो फिक्स ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है. पर एवरेज कॉस्ट अगर 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास 10 रुपीज़ आएगा. अब यूनिट हो गए 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 5 रुपीज़ हो गया. अब 30 तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 3.3 हुआ. आउटपुट हो गया 40 यूनिट तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 2.5 हो गया. आउटपुट 50 हो गया तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 2 रुपीज़ हो गया. इसलिए यहाँ पे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता है. इसलिए उसका स्लोप जो है वो इस हिसाब से है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स. तो ये हमें क्या बता रहा है कि ऑन ओ एक्स एक्सिस आउटपुट यूनिट इज शोन एंड ओ वाई. ये जो ओ एक्स है यहाँ पे आउटपुट यूनिट्स दिखाया गया है, और ओ वाई जो है यहाँ पे हमें, ये ओ एक्स है ये ओ वाई है, तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज fixed cost decreases as output increases. It means that average fixed cost curve is having left to right, upward to downward slope. Average fixed cost decrease but it never becomes zero. The average fixed cost डिक्रीज़ हो सकती है पर वो कभी ज़ीरो होगी नहीं, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कभी ज़ीरो होती नहीं है. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो ज़ीरो नहीं होगी तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी ज़ीरो नहीं होगी. तो ये है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कि आप अगर टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट. अब हमें देखना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो जो टोटल
वेरिएबल कॉस्ट में हमें पता है कि वो प्रोडक्शन के साथ में बदलती रहती है, वो फिक्स कॉस्ट जैसी नहीं है। यहाँ पे जितना प्रोडक्शन ऊपर आएगा उतना वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आएगा, वेरिएबल कॉस्ट वैसे बढ़ेगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ फिल्म डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस। जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उससे अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट के ऊपर कितना चेंज आया वो हमें इस कॉस्ट से पता चलता है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूजफुल इन टेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग कंटिन्यूइंग प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्शन और क्लोज डाउन। क्योंकि अगर प्रोडक्शन के ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा है तो प्रोडक्शन बंद कर देना पड़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा, तो वहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। टू फाइंड आउट दिस कॉस्ट फार्मूला इज़ गिवन हियर कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको आप टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर लो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 150 है और 20 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 7.5 रुपीज़। तो ये आपका हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको टेबल और डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि यहाँ टेबल में आप देखिए पहले कि जब आउटपुट यूनिट्स 10 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 80। तो एवरेज वेरिएबल कितना होगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 80। यहाँ पे आपको इसको इसके साथ डिवाइड करना है। अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। ये जो नंबर है और ये नंबर है उसको डिवाइड करना। फिर आउटपुट 20 होता है, वेरिएबल कॉस्ट 150 होती है, एवरेज वेरिएबल 7.5 होती है। फिर 30 होता है, 210, 7 3 21 होता है। फिर 40 यूनिट्स होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 290 जाती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 219 होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 7.25 होती है। फिर 50, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब बढ़ती जाएगी। यहाँ से अगर आप देखें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है और ये ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती जा रही है। तो इसका रीज़न क्या है, तो एज आउटपुट इंक्रीज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। इनिशियली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस। तो स्टार्टिंग में जब ये प्रोडक्शन प्रोसेस चालू होता है तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो नए होते हैं, इसलिए यहाँ पे एक लेवल तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। देन इट बिकम्स मिनिमम एंड आफ्टर दैट विद द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। फिर जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। इट मीन्स इट हैज़ रिलेशन विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो उसको रिलेशन किसके साथ है, वॉल्यूम के, प्रोडक्शन के वॉल्यूम के साथ में, कि जैसे जैसे फिर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो हम अगर डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे जो ये कर्व बन रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, वो हॉकी स्टिक के जैसा बन रहा है कि स्टार्टिंग में जो है वो लेफ़्ट से राइट डाउनवर्ड्स जाता है, फिर सी पॉइंट से वो अपवर्ड्स की डायरेक्शन पकड़ता है। यानी यहाँ पे अभी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। दिस कैन अंडरस्टूड बाय दिस डायग्राम। In diagram, output is shown on x-axis and average variable cost is on y-axis. y के ऊपर हमें यहाँ पे
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो है आउटपुट यूनिट जो है वो है। हियर इन द डायग्राम फर्स्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मूव लेफ्ट टू राइट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आप देखोगे तो लेफ्ट टू राइट मूव हो रही है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, मीन्स नेगेटिव स्लोप कर्व, which indicates that it begins as output increase average variable cost decrease। तो ये जो पोर्शन है वो हमें देखा रहा है कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा स्टार्टिंग में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, फिर बाद में which indicate beginning as output increase average variable cost decrease, but after the production of 30 units, यहाँ पे देखेंगे कि ये 30 यूनिट्स जो है उसके बाद ये जो है 30 यूनिट्स वहाँ पे 7 है वो नीचे आ गया, ये सी वाला पॉइंट जो है वो बराबर। तो यहाँ पे ये फिर कम होता जा रहा है, फिर एकदम से ये कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ने लगती है प्रोडक्शन के साथ में, बिकॉज यूनिट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, बिकॉज इन द बिगिनिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड आफ्टरवर्ड्स डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लो में अप्लाई। तो इसमें ये और एक लो है प्रोडक्शन का कि स्टार्टिंग में जब जो प्रोडक्शन चालू होता है वहाँ पे जो रिटर्न मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, आफ्टरवर्ड्स जो रिटर्न मिलने लगता है उसके अंदर नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अभी और कोई वस्तु में चेंज नहीं आ रहा है। लेबर और जो जितने भी लेबर्स है वो लेबर्स जो पुराने हो जाते हैं तो उनकी सैलरी बढ़ती है, फिर रेंट जो है वो रेंट भी बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो ये जितने भी फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ में बढ़ता जाता है। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें देखना है एवरेज कॉस्ट की। ये एवरेज कॉस्ट क्या है? तो सिंपल है, एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज द एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। कि टोटल कॉस्ट है उसको टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी, यानी एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो आपको मिलेगी। एवरेज कॉस्ट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। Total cost is the sum of total fixed cost and total variable cost. Therefore, total fixed cost plus total variable cost is divided by production unit, we get average cost. तो total fixed cost हमें पता है कि वो क्या है कि टोटल कॉस्ट क्या है कि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों का सम है। इसलिए अगर हमें तो एवरेज कॉस्ट ढूंढना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन से हम डिवाइड करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले टेबल में देख लेते हैं कि यूनिट जब प्रोडक्शन यूनिट 1 होता है तो टोटल कॉस्ट 9 होती है और एवरेज कॉस्ट भी 9 ही होगी। फिर 2 यूनिट होगा तो टोटल कॉस्ट 16 होती है, एवरेज कॉस्ट 2 यूनिट है तो उसको 16 से डिवाइड कर दो तो हमें मिल जाएगा 8। फिर 3 होगा तो 3 यूनिट टोटल कॉस्ट 21 होगा तो 21 डिवाइडेड बाई 3 तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 7। फिर 4 होगा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट 28 डिवाइडेड बाई 4 तो हमें मिलेगा 7। फिर 5, 6, 7 यूनिट में वो 8, 9 और 10 के हिसाब से बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या एवरेज कॉस्ट का हमें क्या मिलता है कि फोर्थ जो यूनिट है, थर्ड और फोर्थ यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो बैलेंस बन जाता है। ये देखिए कि यहाँ पे दोनों में 7 ही है। फिर उसके बाद 5 यूनिट से ये टोटल
एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ तक क्या हुआ, वो कम होती गई और फिर वो बढ़ती गई। तो ये क्यों हुआ है? तो एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज द टोटल कॉस्ट राइजेज बट इनिशियली द एवरेज कॉस्ट फॉल्स। देन जब एवरेज कॉस्ट नीचे होना चालू होता है, देन कांस्टेंट एंड सब्सिक्वेंटली राइजेज। इफ सच अ ट्रेंड ऑफ एवरेज कॉस्ट इज प्लॉटेड इन द डायग्राम। तो यहाँ हमें डायग्राम में क्या पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने जो है वो प्रोडक्शन लिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट लिया हुआ है। यहाँ पे average cost is shown in the beginning with the increase in output. Average cost decrease after some unit of production. Increase in average variable cost is more comparison to decrease in average fixed cost. Due to the total cost increase and average cost curve becomes U. ये U जैसा है कर्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे आई, फिर वो धीरे धीरे ऊपर हो रही है। एक साथ में नहीं ऊपर हो रही है, धीरे धीरे वो ऊपर हो रही है। इसलिए ये शेप जो बना है, जो कर्व बना है, वो यू टाइप का हमें दिखाई दे रहा है। इनिशियली विथ एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन द एवरेज कॉस्ट decreases then a particular level of production it is minimum, but after that it increases with an increase in production, therefore average cost curve becomes U shaped। तो वो स्टार्टिंग में जो एवरेज कॉस्ट है वो एक लेवल तक कम होगा, फिर एक लेवल के बाद जैसे यहाँ पे हमें देखा कि 3 और 4th यूनिट तक 3 यूनिट तक वो कम हुआ, फिर 4th यूनिट तक वो रिमेन रहा, फिर 5th 6 और 7 ये यूनिट पे यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज कॉस्ट बढ़ी। इसलिए इसका कर्व जो है वो यू शेप जैसे होता है। तो ये है हमारा एवरेज कॉस्ट, यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मिल जाता है एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पे हमें चेक करना है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो पर यूनिट हमें मिला कि जितने भी टोटल प्रोडक्शन है उसको डिवाइड कर लो तो एवरेज कॉस्ट हमें मिल जाता है। पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमें क्या बताता है कि एक यूनिट प्रोड्यूस हुआ उसके बाद वाले यूनिट में जो प्रोड्यूस हुआ उसमें कितना डिफरेंस आया, ये हमें मार्जिनल कॉस्ट से हमें पता चलता है। मार्जिनल कॉस्ट जनरली हमें क्या बताता है कि प्रोडक्शन इज इंक्रीज, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ और decrease of one unit in total production. Whatever change take place in total cost is known as marginal cost. In short, marginal cost is the change in total cost when an additional unit of output is produced। यानी 10 यूनिट आपने प्रोड्यूस किए, वहाँ पे आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 9 हो रही है। तो वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट भी आपकी, फॉर एग्जांपल एक यूनिट आपने प्रोड्यूस किया, वहाँ पे टोटल कॉस्ट 9 है तो मार्जिनल कॉस्ट भी आपकी 9 रहेगी। पर यहाँ पे आपने 2 यूनिट आपने प्रोड्यूस किए, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपकी 16 हो जाती है। तो 9 - 16 यानी यहाँ पे हमें मिलेगा 7। तो जो मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है वो 7 है। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है कि एक यूनिट से लेके दूसरा यूनिट जो प्रोड्यूस होता है, ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया वो हमें मार्जिनल कॉस्ट बता देता है। जबकि एवरेज कॉस्ट हमें क्या बताता है कि टोटल कॉस्ट को आप टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करो तो वो हमें बताता है एवरेज कॉस्ट। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो द रिलेशन बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। Cost per unit of output is called average cost and the marginal cost is the cost increased to produce one extra unit of commodity। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो टोटल पर यूनिट हम बोल सकते हैं कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट हुआ, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि
एक लिमिट तक यूनिट जो आपने प्रोड्यूस किया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया, यानी एक यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद दूसरा जो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर कितना चेंज हुआ वो। प्रोड्यूसर in long run decide to continue production when price of commodity is more than average cost। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, वो कैसे करता है कि अगर जो प्राइस है कमोडिटी की वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो वो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वहाँ उसका प्रॉफिट मिलेगा। कब? इन लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। एंड इन शॉर्ट रन विल टेक डिसीजन टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। यानी शॉर्ट टर्म के लिए वो मार्जिनल कॉस्ट को देखेगा कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 7 रुपीज़ हुआ, अब दूसरा यूनिट और प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पे अगर एक्सपेंस 6 रुपीज़ होगा तो वो प्रोडक्शन चालू रखेगा। पर अगर थर्ड यूनिट जब प्रोड्यूस हुआ वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट 8 रुपीज़ हो गई, तो वहाँ पे वो प्रोड्यूसर सोचेगा कि अभी आगे मुझे प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ अगर एक सिंपल टेबल है कि इन दिस वे द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग अ डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन। तो यहाँ टेबल के थ्रू हम देखेंगे। तो ये टेबल आपको एक ध्यान से एक बार देखना है कि फर्स्ट कॉलम में आउटपुट यूनिट है, यहाँ पे सेकंड में टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है और लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट। तो फर्स्ट यूनिट पे टोटल कॉस्ट 20 है, एवरेज कॉस्ट 20 है, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे नील है। सेकंड यूनिट जब प्रोड्यूस होगा तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 35 बराबर। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या होगी, तो 35 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 17.5, ये हमें मिल गए यहाँ पे। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, तो ये दोनों को माइनस करना है। ये जो फर्स्ट दो है तो इसको आप 35 में से 20 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 15 बराबर। यहाँ पे हमें मिलेगा 15। अब जो है वो हमें देखना है कि थर्ड यूनिट पे जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या मिलेगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 45 तो वहाँ पे हमको 15 मिलेगा। और 35 में से 45 में से 35 कट हो गए तो एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट हमें मिलेगा 10। फिर यहाँ पे 4 यूनिट तो 4 डिवाइडेड बाई 60 तो यहाँ पे 15। और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट 45 और 60 माइनस 45 तो वो हो जाता है यहाँ पे 15। तो यहाँ पे जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सेम होते दिख रहे हैं। अब यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, यहाँ पे देखने जाए तो अब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये हमें ऐसे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन पता चलेगा। अब ये रिलेशन एक्चुअली क्या है तो वो हमें समझना है कि अगर हम डायग्राम को देखेंगे तो पहले शेड्यूल में क्या है, तो एज शोन इन द शेड्यूल एज आउटपुट इंक्रीज initially the average cost and marginal cost both decrease because of the law of increasing return to scale is applicable. At the fourth unit of output average cost and the marginal cost both are equal। चौथे यूनिट के ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों 15-15 हो गई है। तो ये यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम आफ्टर दैट ड्यू टू द डिक्रीज रिटर्न टू स्केल। Average cost and marginal cost both increase. This can be stated by schedule and diagram as shown। तो यहाँ पे डायग्राम में क्लियर दिखा रहा है कि एक लेवल तक, यहाँ तक आप देखने जाए तो सी पॉइंट जो है वो फिक्स पॉइंट हो गया। यहाँ पे मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट दोनों बढ़ी, पर अगर यहाँ पे ये एक लेवल तक बढ़ेगी, क्योंकि जो रिटर्न स्केल है यानी प्रोडक्शन सिस्टम ने स्टार्टिंग का जो पीरियड है जहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, इसके हिसाब से यहाँ पे
कोई अदर फैक्टर्स में चेंजेस आता नहीं, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, इसलिए ये डिक्रीज़ होता है। पर फिर बाद में जो भी फिक्स्ड वेरिएबल है वो उसके अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं, इसलिए फिर ये जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट है वो भी प्रोडक्शन के साथ में बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। पर मार्जिनल कॉस्ट जल्दी डिक्रीज़ होती है, जल्दी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, इसलिए वो उसका जो कर्व है वो यहाँ पे दिख रहा है कि वो एकदम से नीचे आता है और एकदम से ऊपर जाता है, जबकि एवरेज कॉस्ट इतना स्पीड से कम नहीं होती है और इतना स्पीड से बढ़ती भी नहीं है। तो इससे हमें तीन एक तो वस्तु पता चल रही है कि रिलेशन इसके बीच में क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट। अगर एमसी, ये हम देखते हैं अभी, हाँ, तो जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होती है यानी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इनिशियली एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस, then marginal cost also decreases, but marginal cost decreases more rapidly than the average cost. That is way when marginal cost curve is decreases, it remain below the average cost curve. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो एवरेज कॉस्ट कर्व से नीचे हो जाता है क्योंकि वो स्पीड से कम होता है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एम सी इज इक्वल टू ए सी। So when average cost is minimum at the time marginal cost curve intersect to the average cost curve from below, and the marginal cost and average cost become equal. तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होता है। and marginal cost is greater than average cost. तो when marginal cost curve intersect the average cost curve, then both costs start to increase. आफ्टर क्यों ये इंक्रीज़ होना चालू होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो अदर्स फैक्टर्स है, अदर वेरिएबल है, उसके अंदर भी चेंज आने लगता है। आफ्टर दिस पॉइंट इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट इज रैपिड देन द इंक्रीज इन एवरेज कॉस्ट, देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव देन एवरेज कॉस्ट कर्व इन द गिवन डायग्राम। तो इस हिसाब से ये स्पीड से ऊपर जाता है। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो ये क्या है, तो अकॉर्डिंग टू बेनहाम इन द लॉन्ग रन देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो लॉन्ग रन में यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है उसके बीच में कोई डिफरेंस रहता नहीं है। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल बिकम irrelevant in the long run as all factors of production become variable. तो अब जो यहाँ पे फिक्स्ड वेरिएबल है, जो भी जैसे सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रेंट है, उसके अंदर भी चेंज आने लगता है, इसलिए यहाँ पे अभी कोई फिक्स वेरिएबल नहीं रहता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी altered in any proportion, therefore the scale of a firm expand. For example, the remuneration paid to an employee is considered as a fixed cost in the short run. However, in the long run, in response to an increase in demand, if the producer decides to increase production, then he or she may employ new worker or buy new land or new rent in new land, etc. Thus, factors which are fixed in the short run becomes variable in the long run. तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स है वो सब वेरिएबल हो जाते हैं। यहाँ पे अभी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो फिक्स रहेगा, इसलिए फिर इसके अंदर जितना एक्सपेंस ज़्यादा होगा उतना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर प्रोडक्शन में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कॉस्ट सब कम होगी, तो वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इसलिए वो लॉन्ग टर्म बिजनेस चलेगा। अगर वहाँ पे लॉसेस दिखाना चालू हुआ तो वहाँ पे वो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो ये है हमारी सब अलग अलग टाइप की कॉस्ट। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि सब पैरेलल टू पैरेलल चलता है, पर इसको एक दो बार रिफ़र करने से पूरा क्लियर आइडिया आ जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है। फिक्स कॉस्ट यानी जो आपकी जो फिक्स एक्सपेंस है वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट हो गई। वहाँ पे प्रोडक्शन ज़ीरो हो तो भी फ़िक्स कॉस्ट तो चालू रहती है, जैसे सैलरी देना है, रेंट देना है,
मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो मार्जिनल कॉस्ट एक यूनिट से दूसरा यूनिट जब प्रोड्यूस होता है उसके बीच में डिफरेंस क्या है वो है। एवरेज कॉस्ट क्या है, तो टोटल प्रोडक्शन को आप डिवाइड कर दोगे फिक्स कॉस्ट से तो आपको वहाँ पे टोटल एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये सब अलग अलग कॉस्ट है जिसको आपको एक बार फिर से रिफ़र कर लेना है। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो हम रेवेन्यू के बारे में बात करने वाले हैं कि रेवेन्यू क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इन कैपिटलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, देयरफॉर द कॉन्सेप्ट production is to maximize profit. Therefore, the concept of revenue assumes significance. When total revenue of a firm is higher than its total cost, profit occur, and if total revenue is lower than total cost, losses occur. However, when analyzing profit in the short run, the concept of average revenue and marginal revenue are used more often. We proceed to understand the concept of total revenue, marginal revenue and average revenue. तो यहाँ पे जब कोई भी कंपनी जो होती है वहाँ वो अगर प्रॉफिट ज़्यादा करती है तो वहाँ पे टोटल रेवेन्यू है वो कंपनी की ज़्यादा रहती है, और अगर लॉसेस ज़्यादा करती है तो रेवेन्यू कम हो जाती है। ये रेवेन्यू वर्ड हम काफ़ी बार सुनते हैं न्यूज़ में, स्पेशली शेयर मार्केट में। तो रेवेन्यू मतलब कंपनी के पास कितना बैलेंस है वो। तो पहले हमें देखना है टोटल रेवेन्यू। बाय सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस विथ यूनिट्स मनी रिसीव्ड बाय फर्म इज नोन एज अ रेवेन्यू। जो भी प्रोडक्ट सेल होता है उसके बदले में जो पैसा कंपनी को मिलता है वो हो जाता है रेवेन्यू। तो टोटल इनकम रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम सेल इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। दिस इनकम इज नोन एज अ टोटल रेवेन्यू और सेल रेवेन्यू। Firm's total income is based on two things. First, price per unit, and second, total sell. When both factors or any one factor changes, the revenue of firm changes. Let us try to understand total revenue with one example. तो कंपनी के पास पैसे दो तरीके से आते हैं, एक तो जो प्राइस है पर यूनिट की उससे, और कितना सेल होता है उससे। अगर ये दोनों में से एक भी चेंज होता है तो टोटल रेवेन्यू के अंदर चेंज आता है। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अ फर्म प्रोड्यूसेस पेन एंड पर यूनिट मार्केट प्राइस ऑफ पेन इज ₹50। अगर मार्केट प्राइस ₹50 है एंड टोटल सेल ऑफ फर्म इज 100 यूनिट्स ऑफ पेन, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगी कि 100 पेन को ₹50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5000। तो टोटल रेवेन्यू ऑफ फेम इज़ 5000 रुपीज़। तो टोटल रेवेन्यू को हमें ढूंढना है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो यहाँ पे क्लियरली आपको TR यानी टोटल रेवेन्यू, यूनिट सोल्ड यानी क्वांटिटी, और प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी P। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा देखते हैं कि टोटल यूनिट 5000 है, अगर हम ऐसे नहीं देखते हैं और इस हिसाब से देखते हैं कि टोटल यूनिट यहाँ पे 5000 है TR, और उसको हम क्वांटिटी है 100 पेन्स 100, अगर टोटल जो प्राइस है MRP है वो 50 है तो TR यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली मिल गया 5000। तो ये ऐसे करके हमें जो है वो टोटल रेवेन्यू है वो हमें इस तरह से पता चलता है। इफ़ द सेल यूनिट ऑफ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज और प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज और देर इज़ अ चेंज इन बोथ फैक्टर द फर्म्स टोटल रेवेन्यू चेंज। अगर
प्राइस में चेंज आया या तो सेलिंग में चेंज आया तो टोटल जो रेवेन्यू है उसके अंदर चेंज आएगा। तो फिर हमें मिलेगा एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू हम कैसे ढूंढेंगे? तो टोटल रेवेन्यू को टोटल सेल से डिवाइड कर लो। तो वी फाइंड आउट एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फिल्म बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू टू सेल यूनिट्स, मीन्स एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल सेल, जो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सेम देख लो कि 1000 यूनिट सोल्ड हुए हैं और टोटल रेवेन्यू 50,000 है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे हम ऐसा काउंट करेंगे कि 50,000 टोटल रेवेन्यू है, उसको अगर डिवाइड करेंगे 1000 यूनिट प्रोडक्शन से, तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ₹50। तो ये जो हो जाता है वो आपका हो जाता है एवरेज रेवेन्यू, कि एवरेज रेवेन्यू 50 है। इट मीन्स रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ पेन। तो एक यूनिट के ऊपर जो रेवेन्यू मिलती है वो रेवेन्यू को बोलेंगे एवरेज रेवेन्यू। Normally firms sell all units of commodity at the same price, then average revenue is equal to price. If price and average revenue are equal, then for producer it is demand curve, which is also average revenue curve for him. Demand curve shows and different price how many commodities consumer is ready to purchase. On the other hand, the average revenue curve shows the average revenue of a producer with the sale of commodity. तो यहाँ डिमांड और एवरेज जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है दोनों में, क्योंकि प्राइस तो वो बार बार कोई प्रोड्यूसर चेंज करने वाला नहीं है, वो सीधा ट्राई करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग बढ़े। In short, we remember that average revenue by the angle of producer is also price of consumer angle. एवरेज जो रेवेन्यू का एक प्रोड्यूसर के लिए जो है वो सामने कस्टमर के लिए वो हो जाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमें देखना है मार्जिनल रेवेन्यू का, कि ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखना है, ये वाला। तो marginal revenue, the income from per unit sale is average revenue of firm, whereas marginal revenue is revenue from the sale of one additional unit. So the marginal revenue is the change in total revenue which result from the sale of one more unit of a commodity. तो average जो revenue है वो जो टोटल प्रोडक्शन है उसको हम डिवाइड करेंगे, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज रेवेन्यू मिलती है। पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो जो सेल है उसमें एक अगर एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट सेल हुआ और वहाँ पे क्या रेवेन्यू मिली उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। For example, firm receives income of ₹50,000 by selling 1000 unit of pen. Now firm sells 1001 unit of pen and firm revenue increase from 50,000 to 50,045, means increase of ₹45 is marginal revenue. So we can say that the marginal revenue is the change in total revenue on account of the sale of an additional unit of output. यानी 1000 यूनिट आपने सेल किया तब आपका जो एवरेज आपको मिला, या तो टोटल रेवेन्यू आपकी 50,000 थी, अगर एवरेज करोगे तो ₹50 पर यूनिट मिलेगा। अब 1001 यूनिट यानी 1000 के ऊपर एक पेन अगर सेल होता है और जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होकर 50,000 से बढ़ के 50,045 हो जाती है, तो ये जो ₹45 जो बढ़ा
वो हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे एक पूरा फार्मूला दिया गया है कि मार्जिनल रेवेन्यू एन इज इक्वल टू रेवेन्यू एन माइनस रेवेन्यू इंटू ब्रैकेट एन माइनस वन। तो यहाँ पे जो एम आर है वो मार्जिनल रेवेन्यू है, एन जो है नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट है, आर एन जो है वो रेवेन्यू ऑफ द सेल ऑफ एन यूनिट कमोडिटी है, और आर एन माइनस वन जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ यूनिट, यानी जो एक्स्ट्रा एक यूनिट जो आपने सेल किया वो यहाँ पे एन माइनस वन आपको दिखाना है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चला है कि एन यहाँ पे 1001 है, तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आर एन जो है वो 50,045 है, और आर एन माइनस वन जो है 50,000 है, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ हमें 45 रुपीज़ हमें मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा, जो ये टेबल के अंदर आपको पूरी तरह से दिखाया गया है। ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब हमें जो देखना है वो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये क्या परफॉर्म करते हैं वो हमें देखना है। The perfectly competitive market is such a market where firms accept market price and sell its commodity. In perfect competition market, commodities are homogeneous and there are large number of buyers and sellers. Buyers and sellers have complete knowledge of market situation. Price is determined by demand and supply of a commodity, and firms sell commodity on that price only. No firm can affect the price. Therefore, price is fixed and constant. तो जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहाँ पे जो भी वस्तु है वो फिक्स्ड है। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बहुत ही ज़्यादा है। अगर कोई एक सेलर अपनी जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस में चेंज करेगा तो वहाँ पे उसके जो कस्टमर है वो कम भी हो जाएंगे या तो बढ़ भी जाएंगे, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है, और यहाँ पे जो भी प्राइस मार्केट में है वही प्राइस में कमोडिटी को सेल करना है। यहाँ पे मार्केट के बारे में जितने भी बायर्स और सेलर्स है उनको सब नॉलेज है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई जो है कोई भी कमोडिटी की वो प्राइस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस फिक्स्ड है और कांस्टेंट है। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे क्या होता है, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR हो जाता है। इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹50, then average revenue and marginal revenue of firm is 50 only. Therefore, firm average revenue and marginal revenue curve is same and parallel to x axis। यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स है कि जो प्राइस है वही एवरेज रेवेन्यू है और वही मार्जिनल रेवेन्यू है, इसलिए यहाँ पे जो कर्व है वो सीधा पैरेलल चलेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि वहाँ पे और कोई भी डिफरेंस हम कर नहीं सकते या कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए यहाँ पे जो देयरफॉर फर्म एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज सेम एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन डायग्राम वी कैन सी दिस बाय डी कर्व। जो हमें ये कर्व जो डी कर्व दिखाई दे रहा है ये वाला, वहाँ से हमें पता चल रहा है विच हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। In the diagram, revenue curve of a firm is shown. We can see three things in it. तो जो ये रेवेन्यू कर्व है, ये वाला कर्व है, ये कर्व हमें तीन वस्तु दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है, तो फर्स्ट है इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट firm marginal revenue and average revenue is constant and same due to that it can be shown through one line। तो यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है वो सेम है, इसलिए वो एक ही कर्व के ऊपर आप दिखा सकते हो। सेकंड है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू ओ एक्स axis shown by DD curve. Here average revenue and marginal revenue curve
converted into one another and the slope of curve is 0. तो यहाँ पे ये जो है वो दोनों पैरेलल चलेंगे, मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू जो कर्व है. एंड थर्ड, टोटल रेवेन्यू कर्व और राइट to increase upward going curve which was 45 angle at a 0 point. यहाँ पे जो एंगल है वो 45 का है. This curve indicates that the sale of goods increase, total revenue also increase at equal rate. तो यहाँ पे कोई और फैक्टर्स इफेक्ट नहीं कर रहा है प्राइस के अलावा, इसलिए यहाँ पे जितना भी सेल्स बढ़ेगा उतना टोटल रेवेन्यू कंपनी का बढ़ेगा. Therefore the slope of total revenue curve is positive and equal proportion. इसलिए ये जो कर्व है वो पॉजिटिव है. जितना भी प्रोडक्शन, जितना भी सेलिंग बढ़ेगा वैसे वैसे यूनिट सोल्ड होते जाएंगे. जैसे यहाँ पे यूनिट सोल्ड होगा 500 यूनिट, तो वो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू उसकी सपोज 5000 है, यहाँ 5000 आप गिन लो, तो यहाँ पे वो आपका जो रेवेन्यू है वो 5000 तक हो जाएगा. इसलिए ये कर्व पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है. यहाँ पे जो प्राइस है वो फिक्स्ड है, वो प्राइस चेंज नहीं होगी. आपको सेल करना है तो करो, नहीं सेल करना है तो नहीं सेल करो. इसलिए यहाँ पे एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू डिफरेंसेस नहीं आएगा. यहाँ पे जो भी फ़र्क पड़ेगा वो टोटल रेवेन्यू में पड़ेगा. अगर सेम प्राइस के ऊपर आप प्रोडक्शन ज़्यादा सेल करते हो तो आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, और सेम प्राइस के ऊपर अगर आप प्रोडक्शन कम सेलिंग कम करते हो तो यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा. तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ज़ीरो ही रहते हैं, वो प्राइस के हिसाब से ही रहते हैं, पर टोटल रेवेन्यू है वो सेलिंग के हिसाब से आपका बढ़ता है. अब हमें देखना है कि यहाँ पे अगर इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो यहाँ पे क्या होगा. तो यहाँ पे जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू पैरेलल ज़ीरो थे वो यहाँ पे अब इफ़ेक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि अ सिचुएशन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इज एब्सेंट, इट इज़ अ केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. मोनोपोली, duopoly, oligopoly, monopolistic competition are example under this market. तो नेक्स्ट चैप्टर में जब हम बात करेंगे तब हम ये सब मार्केट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. मेनली मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट वेयर सेलर हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस इन ऑर्डर टू सेल मोर यूनिट्स. इट मीन्स to increase its demand. With the increase in sell, the total revenue increases as a decreasing rate. तो यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर के कंट्रोल में रहता है. अगर उसको अपना सेल बढ़ाना है तो वो अपने प्राइस कम करेगा, और इसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी और जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ेगी. पर कैसे बढ़ेगी कि उसका जो रेट है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी. एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू. यानी जितना सेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टोटल रेवेन्यू बढ़ेगी, पर एक यूनिट जो सेल हुआ और दूसरा यूनिट जो सेल होगा उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा टोटल रेवेन्यू में. इसलिए यहाँ पे फिर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर हमें डिफरेंस दिखेगा. ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एवरेज रेवेन्यू जो कर्व है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है. For more sale of product, it is necessary to decrease price, and due to that marginal revenue also decrease. अब और ज़्यादा सेलिंग करने के लिए अगर प्राइस और डिक्रीज़ हुई तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी नीचे हमें आता दिख रहा है.
With the decrease in price, average revenue and marginal revenue also decrease, but the decrease in marginal revenue is rapid in comparison to average revenue. अगर ये हम देखने जाएं तो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा ये जो है मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप है वो जल्दी डिक्रीज हो रहा है. कर्व इज बिलो एवरेज रेवेन्यू कर्व विच कैन बी सीन फ्रॉम डायग्राम. तो ये क्यों हुआ? तो इन द डायग्राम इट इज शोन दैट एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट डायरेक्शन टू सेल मोर. Price is reduced due to that. In comparison to average revenue, marginal revenue decrease rapidly. Therefore, marginal revenue curves lies below the average revenue curves. For rapid decrease in marginal revenue is that to increase sell when price is reduced. It is applicable to all earlier units also. तो यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो कम होता है या तो बढ़ता है, पर जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो उससे ज़्यादा उससे स्पीड में बढ़ता है या तो कम होता है. तो एवरेज रेवेन्यू अगर बढ़ी कम हुई तो एवरेज रेवेन्यू जो कम हुई उसके मुकाबले मार्जिनल रेवेन्यू और कम होती है. जैसे एक यूनिट 1000 यूनिट पे मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू 50 है. 1001 जब यूनिट हुआ तब मार्जिनल रेवेन्यू 40 हो गई. तो यहाँ पे एवरेज जो रेवेन्यू है उससे मार्जिनल रेवेन्यू स्पीड से कम हुई, इसलिए इसका स्लोप और नैरो हमें यहाँ पे दिखाई देता है. और ये जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है जितने भी यूनिट्स आगे जो हुए वो सबके ऊपर. तो ये है हमारा टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर द इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. अब जो मार्केट जो है अलग अलग उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. इसके बाद जो है वो थोड़े इम्पोर्टेंट ग्लोसरी वर्ड्स है. ये जितने भी वर्ड्स है वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, उसको याद रखना है. ये चैप्टर थोड़ा टफ है तो इसको आपको एक बार और थोड़ा रिफ़र करना पड़ेगा. ध्यान से हर वर्ड्स को पढ़ना है, देखना है, तभी आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे. और ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने ही होंगे क्योंकि अगर हमें अलग अलग कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में अभी समझ में नहीं आएगा तो आगे जाके इकोनॉमिक्स के स्टडी में हमें थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं. अब मुझे लगता है कि आपको मेरे ख्याल से सब इजीली समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट चैप्टर में हम अलग अलग मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच.